गरीब और अमीर के बीच में एक फर्क रहा है। अमीर चोरी करके भी सीना तान के घूमता है और गरीब को तो कभी कभी बिना कोई जुर्म के भी सजा भुगतनी पड़ती है। आज से कुछ समय पहले शहर की एक बस्ती में गरीब लोग रहा करते थे। एक झोपड़ी में 2-3 परिवारों को एक साथ रहना पड़ता था। बस्ती में शौचालय नहीं था, साफ पानी नहीं था, इसीलिए बस्ती के लोग बीमारी से मर जाते थे। लेकिन बस्ती के बच्चों को इन सब चीजों से कहाँ फर्क पड़ता था। वो तो अपनी दुनिया में मस्त थे। आ जाओ सब लोग, आज गिल्ली डंडा खेलते हैं। हाँ हाँ चल राजू, गिल्ली डंडा खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। बस्ती में 10-12 बच्चे थे। राजू और निशा उन बच्चों के लीडर हुआ करते थे। राजू जो कहता था बाकी सारे बच्चे वही करते थे और बस्ती के बुजुर्ग लोग बच्चों को डांटते रहते थे। अरे अरे दौड़ मत, यहाँ जा काम वाम कर ले। कोई काम क्यों करूं? अभी तो खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है हमारी। पढ़ने की? अरे पढ़ाई लिखाई का हक हम जैसे गरीबों को नहीं मिलता है बेटा। अरे पहले पेट भर के खाने का इंतजाम तो कर ले। खाने का इंतजाम तो माँ बाप करते हैं, हम क्यों करें? अरे बहुत मुंह चल रहा है इस लड़की का। जब पेट में दाना नहीं जाएगा ना, तब देखना कैसा लगता है। हाँ, बस्ती के सभी माँ बाप खुद न खाकर बच्चों को खिलाते थे, इसीलिए बच्चे माँ बाप की तकलीफ को समझ नहीं पाते थे। लेकिन बहुत जल्द बच्चों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली थी, लेकिन बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे। खैर, हालात सभी को बदल देते हैं। बस्ती के पास ही में अमीर लोगों की सोसाइटी थी। उनके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग थे और उन्हीं बिल्डिंग की खिड़कियों से उन्हें हर रोज बस्ती का नजारा देखना पड़ता था। उस सोसाइटी का प्रमुख मदनलाल जी हर सुबह बस्ती के लोगों को देखकर चिढ़ जाते थे। क्या यार, सुबह सुबह इन जानवरों को शौच करते हुए देखना पड़ रहा है। पता नहीं इन लोगों से हमें कब मुक्ति मिलेगी। ये लोग शहर छोड़कर अपने अपने गांव क्यों नहीं चले जाते? उनके लिए ये बोलना बहुत आसान था, क्योंकि वो अमीर थे। मदनलाल जी ने एक प्लान बनाया। उन्होंने सोसाइटी के और अमीर लोगों को बुलाया और सभी को लेकर एक प्रमोटर के पास चले गए। अग्रवाल साहब, आप बस उस बस्ती को हटा दीजिए, हम परेशान हो गए। रमेश अग्रवाल शहर के जाने माने प्रमोटर थे। उन्होंने कहा, आपको क्या लगता है मैं ये नहीं करना चाहता हूं? अरे मदनलाल जी, हम तो कब से उसी बस्ती पर आंखें टिकाए बैठे हैं। उस जमीन पर फ्लैट, शॉपिंग मॉल, सब कुछ एक साथ बन सकता है। तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है भाई साहब। सरकार गरीबों की मदद करना चाहती है। जब तक उस बस्ती के लोग खुद से बस्ती छोड़ के नहीं जाते, तब तक हम उस बस्ती को हाथ भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बस्ती वाले खुद ब खुद भाग जाएं। हाँ, तो इसका उपाय है मेरे पास। हम बस्ती वालों का खाना रोक देंगे। वो सब हमारे घर पर ही काम करते हैं, उन्हें काम से निकाल देंगे और साथ ही साथ आसपास के सब्जी वालों को भी बस्ती के लोगों को सब्जी बेचने के लिए मना कर देंगे। अग्रवाल तो बस्ती को हड़पने के लिए बैठा था। अब उसे अमीर लोगों का सपोर्ट भी मिल गया। अगले दिन सोसाइटी के घरों ने बस्ती में रहने वाली नौकरानियों को छुड़ा दिया। राजू की माँ और निशा की माँ भी उन नौकरानियों की लिस्ट में शामिल थी। काम चले जाने पर बस्ती में हाहाकार मच गया। राजू की माँ मालती सिसक सिसक कर रोने लगी। फिर भी हमें 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था, अब क्या होगा, खाना कैसे मिलेगा? राजू के पिता ने कहा, कोई नहीं, मैं मजदूरी करता हूँ ना, उससे 1 वक्त का खाना तो आ ही जाएगा। 1 वक्त खाकर भी हम जिंदा रह लेंगे। लेकिन अगले दिन बस्ती वालों को मजदूरी के काम से भी निकाल दिया गया। साथ साथ सब्जी वालों ने भी बस्ती के लोगों को सब्जी देने से मना कर दिया। रातों रात पूरी बस्ती में मातम छा गया। जिसके पास थोड़ा भी पैसा था वो बस्ती छोड़कर गांव लौटने लगे, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। लोगों को बस्ती छोड़ते हुए देखकर मदनलाल और उसके साथी अमीर लोग खुशी के मारे पागल ही हो गए। वाह मदनलाल जी वाह, आपका आइडिया तो कमाल का निकला है। अरे मुझे तो पता ही था। अब देखो उस बस्ती को तोड़कर फ्लैट बनाया जाएगा। सबसे पहले मैं ही वहां फ्लैट खरीदूंगा। अमीर लोगों के पास पैसों की कमी नहीं थी, फिर भी वो और ज्यादा पैसे चाहते थे और बस्ती के बेचारे गरीब लोग बस 2 वक्त की रोटी चाहते थे। लेकिन 2 दिन से खाने का एक दाना नहीं मिला था। राजू, निशा और बाकी बच्चे भी भूख से तड़प रहे थे। राजू, अब क्या होगा? क्या हमें खाना नहीं मिलेगा? क्या हम भूख से मर जाएंगे? नहीं नहीं, तुम लोग हिम्मत मत हारो। जब तक जान है तब तक हमें लड़ना होगा। मुझे पता है ये सब उन अमीर लोगों का ही किया धरा है। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ रहें, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। या तो भाग जाओ, नहीं तो मरो कुत्तों की तरह। नहीं, हम ऐसे तो नहीं मरेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर करेंगे। खाना तो मिल ही जाएगा। लेकिन कहाँ से मिलेगा खाना?
अमीर लोगों ने तो बस्ती वालों के मुंह का निवाला छीन लिया था। खाने की उम्मीद में 1 महीना बीत गया। आधी बस्ती खाली हो गई, 10-12 लोग मर भी गए। और एक शाम को बस्ती वालों ने देखा अमीर सोसाइटी में कोई फंक्शन हो रहा है। उस दिन मदन लाल जी की इकलौती बेटी की शादी थी। शहर के बड़े बड़े लोग शादी में आने वाले थे। उनमें से एक नाम मंत्री जी का भी था। शाम होते ही बावर्चियों ने एक के बाद एक मजेदार खाना बनाना शुरू कर दिया और खाने की सुगंध बस्ती में भी आ गई। बस्ती के लोग 1 महीने से भूखे थे। इस स्मेल से वो और भी तड़पने लगे। राजू ने कहा, नहीं, और सह नहीं पा रहा हूँ। निशा, हमें कुछ करना ही होगा। हम बच्चे ही सबसे ज्यादा फुर्तीले हैं। तू क्या करना चाहता है राजू? हम खाने की चोरी करेंगे। चोरी? लेकिन चोरी करना तो बुरी बात है। और ये अमीर लोग जो हमारा निवाला छीन के शादी मना रहे, वो गलत बात नहीं है। हम लालच से चोरी नहीं कर रहे हैं निशा, मजबूरी में कर रहे हैं, जिंदा रहने के लिए कर रहे हैं। राजू ने प्लान बनाया। राजू के पीछे पीछे सभी बच्चे अमीरों की सोसाइटी के बाहर अंधेरे में जाकर चुपचाप खड़े हो गए। खाना बनाने के बाद बावर्ची उन पकवानों को एक कमरे में रख रहे थे। राजू चुपके से उस कमरे में घुस गया और खिड़की से खाना बाहर भेजने लगा। निशा और बाकी सारे बच्चे खाना बस्ती में पहुंचाने लगे और बस्ती के लोगों में खुशियों की बौछार आ गई। 1 महीने बाद लजीज खाना पाकर सभी खुश थे। सभी पेट भरकर खाने लगे। राजू, अब बाहर आ जा, बहुत खाना मिल गया है। राजू बाहर आता उससे पहले मदन लाल जी उस कमरे के अंदर चले आए। अरे ये क्या, बस्ती का बच्चा, तू यहाँ खाना चोरी करने आया है? रुक जा, मैं तुझे बताता हूँ, रुक। मदन लाल जी ने राजू का कान पकड़ा और बाहर लाकर उसे मारने लगे। राजू रोने लगा। तभी वहाँ एक गाड़ी आई और उसमें से मंत्री जी बाहर निकले। क्या हुआ मदन लाल जी, आप इन बच्चों को मार क्यों रहे हैं? अरे ये बस्ती के गंदे बच्चे खाना चोरी करने आए थे। क्या ये सच है बच्चों? हाँ, ये सच है, लेकिन राजू ने मंत्री जी को सब कुछ बताया। मंत्री जी, मदन लाल, प्रमोटर अग्रवाल और बाकी अमीर लोगों पर गुस्सा हो गए। आप लोगों ने बस लालच में आकर बस्ती वालों से इन बच्चों का खाना छीना, वही असली चोरी है। ये बच्चे तो बेचारे भूखे हैं। मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसे लोग इस शहर में रहते हैं। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, बस्ती तोड़ के मैं वहां फ्लैट बनवाऊंगा, लेकिन वो सिर्फ बस्ती वालों के लिए ही। उन्हें फ्लैट मिलेगा, मैं उन्हें सरकारी काम दूंगा। ये लोग आप लोगों की बराबरी में आ जाएंगे। ये सुनकर बस्ती के लोगों में उत्सव का माहौल छा गया। मंत्री जी ने वैसा ही किया। बस्ती वालों को फ्लैट मिला, काम मिला। इसके बाद और कभी भी बच्चों को चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो लोग एक खुशहाल जिंदगी की ओर बढ़ने लगे। मानसी एक 8 साल की छोटी बच्ची, जिसके मम्मी पापा दोनों नहीं थे। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। मानसी, ओ मानसी, अभी तक तेरे से झाड़ू नहीं लगी और देख बारिश हो रही है। जाकर छत से सारे कपड़े भी उतार कर ला। अभी लाती हूँ चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, क्या करूँ? जल्दी जल्दी कपड़े उतार लेती हूँ, नहीं तो चाची फिर मारेंगी। दीपा बिटिया, ये ले तेरा दूध, वो भी बादाम वाला, गरम गरम पी ले, बारिश का मौसम है। चाची, कपड़े उतार कर रख दिए हैं, मुझे भूख लगी है, कुछ खा लूं? पहले बाजार जाकर ये सामान लाला की दुकान से लेकर आ, फिर कुछ खाना। चाची, बारिश बहुत तेज हो रही है, कुछ देर बाद चली जाऊं? बारिश इतनी तेज भी नहीं है जो तू बह जाएगी, चुपचाप लेकर आ सामान। मानसी तेज बारिश में सामान खरीदने चली जाती है और बुरी तरह भीग जाती है। ये क्या, पूरी चीनी बारिश में भिगो दी, अब तू नहीं बचेगी मेरे हाथों से। सुधा मानसी को थप्पड़ पर थप्पड़ मार रही थी। आंखों की अंधी, तुझे दिखाई नहीं दिया क्या चीनी भीग गई है? आज तुझे खाने को कुछ नहीं मिलेगा, रह भूखी। अरे अरे सुधा, इतना क्यों मार रही हो? पागल हो क्या? छोड़ो इसे, चीनी ही तो भीगी है, और आ जाएगी। तुम चुप रहो, पैसे पेड़ पर नहीं लटक रहे जो ये चीजों का नुकसान कर देती है। चल बाहर बारिश में भीग, यही तेरी सजा है। सुधा मानसी को घर के बाहर बारिश में भीगने के लिए खड़ा कर देती है। बहुत बहुत ठंड लग रही है चाची, मुझे अंदर आने दो ना। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सुधा बच्ची है, अंदर आने दो, नहीं करेगी दोबारा। एक काम करो, तुम इसे घर के अंदर ले आओ, मैं घर छोड़कर दीपा को लेकर मायके चली जाती हूँ। किशोर चुप होकर कमरे में चला जाता है। तकरीबन 1 घंटे बाद, दीपा, जा बोल दे मानसी को अंदर आकर बर्तन करेगी, सारे बर्तन जूठे पड़े हैं। मानसी, मम्मी बोल रही है अंदर आकर बर्तन धो ले। मानसी भीगे हुए कपड़ों में बर्तन धोने लगती है।
भूखी प्यासी मानसी घर का सारा काम करती है। सुधा मानसी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन, हाँ भैया, मेरे पति काम से बाहर जा रहे हैं, पीछे से ये काम हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। किशोर किसी काम से शहर से बाहर चला जाता है। मानसी बेटा, चल तुझे बाजार से नई चप्पल दिला लाऊं, टूटी हुई चप्पल में घूम रही है। चाची, मेरे लिए नई चप्पल? ठीक है, मैं चलती हूँ। सुधा मानसी और दीपा के साथ बाजार जाती है। मानसी, तू यहाँ बैठकर चप्पल देख। भैया, दिखाना जरा चप्पल। मानसी, मैं जरा दीपा को सामने की दुकान से पानी की बोतल दिलाकर आती हूँ। सुधा मानसी को चप्पल की दुकान पर छोड़ जाती है। दुकानदार दूसरे ग्राहकों में व्यस्त हो जाता है। तभी, बेटा, आपका नाम मानसी है ना? आपकी चाची ने मुझे भेजा है। उन्हें घर जाना पड़ा, वो मुझे तुम्हें घर छोड़ने को बोल गई हैं। आओ, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अंकल, ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता भी घर की ओर ही जाता है। जहाँ से ले जा रहा हूँ, चुपचाप चल। मानसी व्यक्ति के हाथ पर काटकर हाथ छुड़ाकर भागती है। रुक जरा, भागती कहाँ है? व्यक्ति मानसी का पीछा करता है। मानसी रोती हुई तेजी से भागती है। भागते भागते अचानक, आंटी, वो अंकल मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं आंटी। डरो नहीं बेटा। अरे अब क्या करूं? ये लड़की तो गायब हो गई। मैडम, वो लड़की तो हाथ छुड़ा कर भाग गई। कैसी लड़की को पकड़ने के लिए तुमने बोला? मेरे पैसे वापस करो, जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं। लड़की को तुम संभाल नहीं सके, इसमें मेरी क्या गलती है? कोई पैसे वापस नहीं मिलेंगे। सुधा ने मानसी को उस व्यक्ति को बेच दिया था और उसके बदले 5 लाख रुपए लिए थे। उधर मानसी जिस महिला से टकराती है, उनका नाम कौशल्या देवी था। मानसी डरी हुई थी तो वो उसे अपने साथ ले आई। आओ बेटा, अंदर आओ, डरो नहीं। माला, गुड़िया के लिए पानी लेकर आओ और कुछ खाने को भी। ये लो दीदी। ये कौन है? मैं बाजार से निकली तो ये बच्ची किसी आदमी से डरकर भाग रही थी और मेरे से टकरा गई। मानसी जब खाना खा लेती है तब, बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? आंटी, मेरा नाम मानसी है। मेरी चाची मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई और उन गंदे अंकल ने बोला कि वो मुझे घर छोड़ देंगे, पर वो अंकल मुझे कहीं और ले जाने लगे थे। मानसी रोते हुए कौशल्या को सारी बात बताती है। तुम यहाँ पर बिल्कुल मत घबराओ मानसी, अब तुम यहीं रहो, यहाँ तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। माला, मानसी की भी सभी बच्चों के साथ रुकने की व्यवस्था कर दो, ये अब हमारे अनाथ आश्रम में ही रहेगी। कौशल्या एक छोटा सा अनाथ आश्रम चलाती थी और मजबूर बच्चों की सहायता करती थी। उधर जब किशोर वापस आता है तो वो घर पर मानसी को नहीं पाता। किशोर सुधा से पूछता है, सुधा, मानसी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई है? यहीं कहीं होगी। किशोर कमरे में चला जाता है। तभी सुधा को व्यक्ति का फोन आता है। दूसरे फोन पर किशोर दोनों के बीच की सारी बात सुन लेता है। शायद तुम जानती नहीं हो, कल्लू से पूरे एरिया में नाम से ही लोग डर जाते हैं। मुझ जैसे गुंडे से पंगा लिया है तुमने। देखो कल्लू, धीरे बोलो, मेरे पति वापस आ गए हैं। वो तुम्हारी आवाज सुनेंगे तो हम दोनों जेल में जाएंगे। मानसी के गायब होने का पता अगर किशोर को चल गया तो हम दोनों की खैर नहीं। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे 5 लाख रुपए दो और मेरा हिसाब करो। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगी, थोड़ा वक्त दो। सुधा फोन रख देती है। तभी, क्या तुमने मानसी को गुंडे के हाथ बेच दिया? सुधा, तुमने कितनी नीच हरकत की है। बेचारी बिन माँ बाप की अनाथ बच्ची को तुमने बेच दिया। सुधा, तुम एक औरत और एक माँ कहलाने के लायक नहीं हो। कहाँ रहता है वो गुंडा? मेरे साथ चलो, अभी बताओ उसका पता। किशोर सुधा को थप्पड़ मारता है और कल्लू गुंडे के घर पहुंचता है। बता मेरी भतीजी मानसी कहाँ है? बता वरना मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बता। ये मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता तुम्हारी भतीजी कहाँ है। तू ऐसे नहीं मानेगा, पुलिस के सामने सब जुबान खुल जाएगी तेरी। ये ले। किशोर पुलिस को फोन करता है और वो आकर कल्लू से सारी बात पूछते हैं। किशोर जी, हमारे पास एक अनाथ आश्रम की तरफ से एक बच्ची के मिलने की खबर आई हुई है। एक बार वहां चलकर देख लेते हैं। कल्लू को अरेस्ट कर लो रे। नमस्ते कौशल्या देवी जी, वो आपने जो बच्ची के मिलने की खबर दी थी। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं अभी बुलाती हूँ। माला, मानसी को ले आओ। चाचा जी। मानसी,
मानसी मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। तेरी ये हालत मेरी वजह से हुई है। आपको पता भी है मानसी को इन्होंने एक गुंडे के हाथ बेच दिया। आपने एक माँ होकर मासूम बच्ची को किसी गलत हाथ में सिर्फ पैसों के लिए बेच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मानसी अनाथ है, इसके माता पिता नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप सुधा को गिरफ्तार कर लीजिए। किशोर, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। चाचा जी, चाची जी को जेल मत भेजो, इन्हें माफ कर दो चाचा जी। देखो सुधा, अपनी आंखें खोल कर देखो, ये बच्ची अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रही है। कौशल्या जी, अगर आज आप ना होती तो मानसी का क्या होता? कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर जी, अनाथ बच्चों की सहायता के लिए मैं सदा तैयार हूँ, इसलिए ही इस अनाथ आश्रम में हर मजबूर बच्चे को सहायता मिलती है। मानसी बिटिया, अपने चाचा के साथ घर जाओ। किशोर जी, मानसी आपकी जिम्मेदारी है, इसका ध्यान रखिएगा। मानसी, मुझे माफ कर दो बिटिया, मैं अब कभी तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मानसी खुशी खुशी अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। कौशल्या देवी की वजह से आज मानसी सही सलामत अपने घर वापस पहुंच गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।